नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने आज बहुत दिनों बाद एक फेसबुक लाइव लाइव का आयोजन किया है। और इसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्न सुबह डिस्कस करने के लिए आपके सामने रखने रखे थे। तो एक बार मैं अपने प्रश्नों को भी देख लेता हूँ और आप लोग के जो प्रश्न रहेंगे आप उसे पूछ भी लीजिएगा। तो हमने शुरुआत की थी कि क्या व्यायाम करने से सांस की दर एवं धड़कन बढ़ती है या कम होती है। और ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है। जो किसी से भी पूछेंगे आप कि व्यायाम करने से धड़कन बढ़ती है या घटती है, सबके मन में आएगा कि धड़कन बढ़ती है। बहुत सामान्य सा उत्तर है ना। सांस भी बढ़ती है, लेकिन जो सही उत्तर है कि जो व्यक्ति रेगुलर व्यायाम करता है, रेगुलर एक्सरसाइज करता है और एक लंबे समय तक करता है, उसकी धड़कन कम हो जाती है ना। इसलिए हम देखेंगे जो एथलीट होते हैं उन लोगों का जो हार्ट रेट होता है वो कम होता है। ना केवल कम होता है, जब वो व्यायाम करते हैं तो उनकी धड़कन कम बढ़ती है ना। उनकी सांसों की गति भी एवरेज आदमी से थोड़ा लोअर सेट होती है, और जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती है। ये जो गैप होता है, एक सामान्य आदमी ने 100 मीटर की दौड़ की, उसकी धड़कन कितनी बढ़ गई। एक सामान्य आदमी ने व्यायाम किया, उसकी सांस कितनी बढ़ गई। ये एथलीट की तुलना में जो गैप होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैमिना बोलते हैं ना। स्टैमिना जो है बहुत ही अद्भुत चीज है ना। शरीर में मुख्य रूप से तीन प्रकार के स्टैमिना होते हैं। एक हम बोलते हैं फिजिकल स्टैमिना, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि व्यायाम करने से शॉर्ट टर्म में तो हमारा धड़कन बढ़ता है, लेकिन अगर हमने कई सालों तक एक नियमित व्यायाम किया तो हमारी हार्ट रेट लोअर सेट हो जाता है। एक होता है मेटाबॉलिक स्टैमिना, हमारे भोजन को पचाने की और ऊर्जा पैदा करने की क्षमता। और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल स्टैमिना, किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन को झेलने की क्षमता। सारे प्रकार के स्टैमिना जो हैं, उनका मेन काम है कि जब हमारा सिस्टम स्ट्रेस में जाएगा, उस समय शरीर का व्यवहार क्या होगा। अब मैं इन सब की चर्चा हो क्यों रही है, इन सब की चर्चा है कि पिछले कुछ दशकों में पूरे विश्व में कुछ बीमारियों ने बहुत तेजी से प्रगति की है। वो लोगों के जीवन में हर परिवार में आ गए हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, है ना, ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, यूरिक एसिड, जॉइंट इश्यूज, जितने भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन, इन सब को हम देखेंगे तो इनको मैं एक प्रकार से डिफाइन कर सकता हूँ, ये हमारे किसी न किसी प्रकार के स्टेमिना का फेलुअर है। जैसे जो टाइप 2 डायबिटीज होता है ना। जब हम डायबिटीज विषय की बात करते हैं तो डायबिटीज के कई प्रकार है ना। एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन है कि टाइप 1, टाइप 2, जीडीएम या अन्य प्रकार के डायबिटीज, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे डायबिटीज के सैकड़ों प्रकार होते हैं। लेकिन जब हम टाइप 2 की बात करते हैं तो इस बीमारी में एक बड़ा कंपोनेंट है मेटाबॉलिक फंक्शन का लॉस होना। मेटाबॉलिक आपकी जो कैपेसिटी होती है, मेटाबॉलिक जो हमारी स्टेमिना होती है, उसको लॉस होना। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई आदमी 100 मीटर दौड़ के थक जाए या 2 मंजिल चढ़ के थक जाए, तो सामान्य लोग क्या बोलेंगे उसे कि भाई 2 मंजिल मत चढ़ो, आप तो चलना चालू कर दो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने दौड़ना बंद किया और चलने लगे। पर आगे चलकर क्या होगा, मान लीजिए 100 मीटर की जगह 50 मीटर में सांस फूलने लगी, 2 मंजिल की जगह 1 मंजिल में सांस फूलने लगी, तब क्या करेंगे, हम और कम कर देंगे। और कम किया, एक दिन ऐसा आता है जब बैठे बैठे सांस फूलती है। अब जब बैठ के सांस फूलेगी तब क्या करेंगे। तो जब जब हम किसी को डायबिटीज होता है तो हम सभी, है ना, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप जो है शक्कर मत खाइए, गुड़ मत खाइए, है ना, मीठा मत खाइए। ये हम क्या कह रहे हैं कि आप 2 मंजिल मत चढ़िए, है ना, आप 100 मीटर मत दौड़िए,
क्योंकि ये क्या है, शक्कर जो है डायबिटीज का या मेटाबॉलिज्म का स्ट्रेस टेस्ट है। अगर हमने किसी व्यक्ति को शक्कर दी, यही आपका डायबिटीज का टेस्ट है, ग्लूकोज आपको हमने पिलाया, जिसका मेटाबॉलिक स्टैमिना अच्छा होता है, उसके 2 घंटे बाद की शुगर 140 के नीचे आ जाती है। लेकिन जिसका मेटाबॉलिक स्टैमिना में प्रॉब्लम हो गई है, उसकी शुगर 140 से ऊपर बढ़ने लगती है। और अगर वो 180 200 इस तरह क्रॉस कर जाए, तो हम बोल देते हैं कि आपको डायबिटीज हो गया है। तो एक अप्रोच दिमाग में आती है कि यार शक्कर खाना बंद कर दो तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी। तो सब लोग के दिमाग में आता है चलो परहेज चालू करते हैं, है ना। कोई बोलेगा कि चलिए करेला लेते हैं, कोई बोलेगा कि ये खा लो, कोई बोलेगा इस प्रकार का बीज ले लो, है ना। विभिन्न प्रकार के खान पान की चीजों को हम चेंज करते हैं। फाइनली हमने क्या अप्रोच ली कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपने सिस्टम को मत दो, उससे हम ठीक हो जाएंगे। पर आप खुद सोच के देखो, अगर हमें 100 मीटर दौड़ने में हमारी सांस फूल रही है, 100 मीटर दौड़ने में हमारा सिस्टम फेल हो जा रहा है, तो क्या दौड़ना बंद कर देना सोल्यूशन हो सकता है? दौड़ना बंद कर देना सिर्फ हमें शॉर्ट टर्म में वो एक बैंडविड्थ देगा, लेकिन बंद कर देंगे तो फाइनली वो बीमारी और ऊपर आ जाएगी। आप पहले 100 मीटर दौड़ पाते थे, धीरे धीरे हम 50 पे रुक जाएंगे, धीरे धीरे हमारी सांस बैठ के फूलने लगेगी। सेम होता है कि हमने सबसे पहले शक्कर बंद करी, शक्कर के बाद चावल बंद किया, चावल के बाद रोटी बंद किया, करते करते हम खाना कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। लेकिन एक लिमिट के नीचे अगर हम भोजन कम कर देंगे तो शरीर चलेगा कैसे? तो एक लिमिट के नीचे आप जा ही नहीं पाएंगे। ठीक। अब भोजन तक तो ठीक था, लेकिन उस दिन हम क्या करेंगे जब हमारा खाली पेट का शुगर ही 200 के ऊपर पहुंच जाता है? अभी तो रात भर तो हमने कोई भोजन नहीं किया, है ना, ना ही हमने भोजन किया है ना, ना ही हमने कोई प्रकार की चीज खाई है। तो सुबह उठने के साथ ही 8-10 घंटे बाद भी, है ना, हमारा शुगर अगर 200 के ऊपर पहुंच गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमारा शरीर खुद शक्कर बनाने लगा। आप क्या अप्रोच लेके मैनेज करना चाह रहे थे कि हम धीरे धीरे जो है इसको कम स्ट्रेस दें, कम ग्लूकोज दें, कम है ना वो भोजन करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मतलब जो तुरंत ग्लूकोज निकालते हैं उस तरह के भोजन को कम कर दें, तो हमारा डायबिटीज जो है काफी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक लिमिट के बाद आप देखते हो कि ऐसा करने के बाद भी अगर हमें सही से समझ नहीं आई, है ना, तो हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते, डायबिटीज एडवांस होती जाती है। सेम विषय को हम मोटापे से भी जोड़ते हैं, क्योंकि ये विषय जो है वो एक ही बीमारी है ना। मेटाबॉलिक स्टैमिना की कमी कई बीमारियों को जन्म करती है। उसी मेटाबॉलिक स्टैमिना का एक फेलुअर है कि ओबेसिटी होना। फिर से एक बार मेटाबॉलिक स्टैमिना को समझो, सभी लोगों को अगर ध्यान इस कंसेप्ट पे डाल लेंगे तो आप अपनी डायबिटीज को, मोटापे को, कोलेस्ट्रॉल को, फैटी लीवर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हम सबकी जो शुरुआत होती है वो एकदम सूक्ष्म लेवल से होती है। एक कोशिका के स्तर से एक मनुष्य का शरीर बनता है, ठीक है। तो कुछ चीजों को पहले ध्यान से समझिए। कोई भी कुछ भी कहे, ये मनुष्य के शरीर की एक कोशिका से पूरे दूसरे मनुष्य का निर्माण हो जाता है। हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारी एक कोशिका से बनते हैं। तो जब एक कोशिका से पूरा शरीर बन जाता है तो हम इतने बड़े शरीर की क्षमता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारा विज्ञान या हमारी शक्ति इन क्षमताओं से निकालने में समर्थ नहीं है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकलता है, लेकिन वो अमृत निकालने के लिए कैसे निकालना है ये क्षमता सब में नहीं होती। उसके लिए पूरा देव असुर सब प्रकार की फोर्सेस लगा के उस सिस्टम से अमृत को निकालना पड़ता है। तो शरीर के समर्थ से मेटाबॉलिज्म को कैसे एक्टिवेट करें, इस पे ही पूरा मेटाबॉलिज्म के बीमारियों का ट्रीटमेंट छुपा है। तो स्टैमिना को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं ना, मेटाबॉलिक स्टैमिना के कंसेप्ट पे इन जनरल बात नहीं होती है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात होती है। अगर मैं कहूं कि अगर मुझे वैज्ञानिक तरीके से इसको परिभाषित करना हो, तो मैं कहूंगा कि हम कुछ भी खाएं, उससे ज्यादा से ज्यादा अगर हम ऊर्जा बना लें और उससे जो भी तत्व हैं उसको बॉडी में ठीक से इंटीग्रेट कर लें, मतलब सही मात्रा में उससे ऊर्जा बन जाए, सही मात्रा में आपका जो है उससे ग्लूकोज बने, सही मात्रा में हमारा फैट बने, सही मात्रा में कोलेस्ट्रॉल बने, ये सारी चीजें एक सही मात्राओं पे बने, तो हम बोलेंगे कि स्टेमिना अच्छा है। और जितनी ज्यादा ऊर्जा बना पाएगा, है ना, जितना कम वो फैट क्रिएट करेगा या बैड कंटेंट क्रिएट करेगा, उतना अच्छा स्टेमिना है। इसीलिए आप देखते होंगे कि
बचपन में जब एक बाल्यकाल में ज्यादातर लोगों का स्टेमिना, मेटाबॉलिक स्टेमिना अच्छा होता है ना, इसलिए वो ज्यादा भोजन कर पाते हैं। अच्छा, एक भ्रम सबके दिमाग में आता है कि शक्कर खाते हैं, मीठा खाएंगे तो डायबिटीज हो जाएगी। अगर डायबिटीज इतनी आसानी से होती तो गन्ने की दुकान में जूस पी रहा हर व्यक्ति डायबिटीज होता, और उसके सामने डायबिटीज की क्लिनिक खुली होती। साथ में इनफैक्ट आप गन्ना गन्ना पीजिए और डायबिटीज यहाँ हाथों हाथ करा लीजिए। ऐसा नहीं होता है ना। आपकी जब तक मेटाबॉलिक स्टेमिना इतना फॉल ना हो जाए कि आए हुए ग्लूकोज को नहीं मैनेज कर पा रहा है, ठीक है, तब तक डायबिटीज प्रेजेंट नहीं होती है। लोग बोलते हैं हमारे पिताजी को डायबिटीज थी, माताजी को थी, फैमिली में है। अरे फैमिली में तो पैदा होने से है ना, आप जीन तो पैदा होने के साथ लेके आए हो। तो आज तक क्यों डायबिटीज नहीं हुई? क्यों वो 30 साल में हुई? क्यों वो 40 साल में हुई? क्यों वो 50 साल में हुई? अगर 20-30 साल मैनेज हुई तो किसने मैनेज किया? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो डायबिटीज है वो सेलुलर लेवल की बीमारी है, सिर्फ पैनक्रियास की बीमारी नहीं है, सिर्फ लीवर की बीमारी नहीं है ना, सिर्फ दो चार अंगों के विषय में बात नहीं है। ये एकदम सेल के लेवल की बीमारी है, डायबिटीज, मोटापा, सारी चीजें। जब हम कम खा के वजन गेन करने लगे, थोड़ा खाते हैं लेकिन एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए आप ओबीज बॉडी में देखोगे कि वो खाना थोड़ा सा खाते हैं लेकिन एनर्जी नहीं मिलती और फैट तब भी बन जाता है। उनकी बॉडी बहुत इजीली फैट गेन करती रहती है। 5-10 ग्राम का जो फैट हम डेली गेन करते हैं, एक साल में जाके 350 किलो हो जाता, 3.5 किलो हो जाता है। वही 10 साल में 35 किलो हो जाता है। तो ये जो 10-10 ग्राम का जो गैप क्रिएट हुआ है, थोड़ा सा एनर्जी मेटाबॉलिज्म में डैमेज होने से, ये हमें ओबीज बना रहा है। तो ओबेसिटी का ट्रीटमेंट अगर किसी को इतना सिंपल लगता है कि यार परहेज कर लो और डाइटिंग करते रहो, है ना, तो हम ओबेसिटी से निकल जाएंगे। कुछ बोलेगा कि एक पर्टिकुलर पाउडर पी लीजिए और आप ओबेसिटी से निकल जाएंगे। कोई बोलेगा कि ये हमारी दवा है, आप लेके ओबेसिटी से निकल जाएंगे। इन सारी कहानियों में सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि जो भी रास्ते से मेटाबॉलिक स्टेमिना बनेगा वही सोल्यूशन दे पाएगा। अगर हमारा कितना भी हम वेट लॉस कर लें, जैसे वेट लॉस तो टीबी में भी हो जाता है, बिगड़ी हुई डायबिटीज भी शरीर को गला देती है। तो शरीर गला दिया लेकिन मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं हुआ, स्टेमिना नहीं बना, तो आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं ठीक होगा। तो डायबिटीज, मोटापे, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों में एक चीज जो हर व्यक्ति कर सकता है कि अपने मेटाबॉलिक स्टेमिना को इंप्रूव करना। तो मेटाबॉलिक स्टेमिना के कंसेप्ट पे हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर से, है ना, लगभग पिछले 12-13 मिनट से मैं आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेटाबॉलिक स्टेमिना को फोकस में लाइए कि स्टेमिना होता क्या है। देखिए, स्टेमिना वो है जो लंबे समय में आपको मिलेगा, है ना। जिस जिस चीज में हम तकलीफ महसूस कर रहे हैं उसी चीज पे बार बार प्रेस करके वो खुलेगा। जैसे अगर किसी को पढ़ाई का स्टेमिना बनाना है तो आपको रोज पढ़ना होगा। आप जब रोज पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर पढ़ने की क्षमता बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे हमारा दौड़ने पे सांस फूलता है, दौड़ नहीं पाते, तो फिर भी आप दौड़ते रहिए, है ना, रेस्ट करके दौड़िए लेकिन रोज दौड़ते रहिए। दौड़ते दौड़ते दौड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो मेटाबॉलिक स्टेमिना बढ़ने का सिस्टम क्या है? क्या वो व्यायाम है या कुछ और है? मेटाबॉलिक स्टेमिना को चालू करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। आप सदियों से देखें, हजारों सालों से एक चीज हर जगह जो है, हर हर कल्चर में रही है, वो है उपवास, व्रत। देखिए, जब आप अपनी डाइट का आधा हिस्सा खाते हैं, लगभग 1000 कैलोरी, और अपना प्रोटीन इंटेक मेंटेन रखते हैं, अपना मिनरल्स, वाइटामिन मेंटेन रखते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट को कम कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी का एक बहुत अच्छा सा नियम है कि उसकी बैलेंस शीट डेली क्लोज होती है। उसका खर्चा लगभग तय है। अगर हम अपनी बॉडी को बिल्कुल भी रिलैक्स रखें, एकदम सब काम बंद कर दें, तो भी जो हमारा सेलुलर फंक्शन है, हर सेल को जो काम करना है, हार्ट को काम करना है, किडनी को काम करना है, लीवर को काम करना है, इसमें मोटा मोटी आप मान सकते हैं कि 1600-1700 कैलोरी तो लग ही जाता है। तो अगर 1600-1700 से लेके 2000 कैलोरी हमें रोज का रोज, है ना, बॉडी को चाहिए, इतना बॉडी को बनाना ही बनाना है ना, और हमने उसको 1000 कैलोरी के नीचे की डाइट दी, तो क्या होगा? वो बाकी जो गैप है 800, 900, 1000 कैलोरी का, वो कहाँ से आएगा? तो हमने प्रोटीन नॉर्मल दे दिया, विटामिन नॉर्मल दे दिए, मिनरल नॉर्मल दे दिए, लेकिन हमने अपने को जो गैप है एनर्जी का वो क्रिएट कर दिया। आपकी बॉडी वो एनर्जी बनाएगी।
वो क्षमता हमारी बॉडी में हमेशा से है। जिन लोगों को ये क्षमता समझ में नहीं आती, वो एक सिंपल सा दो उदाहरण से समझें। जब कोई बच्चा गर्भ में रहता है ना, हम सब गर्भ में थे 9 महीने तक, तो हमें कौन भोजन करा रहा था? हमें डेली ऊर्जा कहाँ से मिल रही थी? 9 महीने तक आपके मेटाबॉलिज्म का पूरा स्टेमिना एकदम पीक पे रहता है ना, एकदम हाई क्वालिटी मेटाबॉलिक स्टेमिना बिल्ड होता है, क्योंकि आपकी बॉडी एकमात्र सोर्स है खुद एनर्जी जनरेट करने का। माँ के गर्भ से खून आता है एक नली के द्वारा, और वहां से आप उसी से पूरी एनर्जी ड्राइव करते हो। एनर्जी का डिराइव होना आपके बॉडी में होता है, सेलुलर लेवल पर। बच्चे को देखिए, बच्चों को आप देखेंगे कि वो हम उनको खेलने के लिए मना करना पड़ता है। तो जब हमारा मेटाबॉलिक स्टेमिना होता है, तो बॉडी खेल कूद के लिए, दौड़ भाग के लिए उत्साहित रहती है, ये पहचान है। इसीलिए किसी को अगर मोटिवेट करना पड़ रहा है कि भैया आप तुम खेलो, एक्सरसाइज करो, इसका मतलब है उसका मेटाबॉलिक स्टेमिना गिरा हुआ है, बॉडी में फ्री एनर्जी नहीं है। जब बॉडी में फ्री एनर्जी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है, तो हम एक्सरसाइज करने के लिए खुद से उत्साहित होते हैं। बच्चों का लंच ब्रेक होता है, वो आपको ग्राउंड में मिलेंगे, उन्हें रोकना पड़ता है, उन्हें बुलाना पड़ता है कि भाई क्लास में वापस आ जाओ। लेकिन यहाँ पे एडल्ट को क्या होता है? मोटिवेट करना पड़ता है, वो अपने कदम गिनता है। तो मेटाबॉलिक स्टैमिना की जब हम बात करते हैं, तो हमें अपने कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि रात भर जब हम भोजन नहीं करते, 10 घंटे 11 घंटे सोते हैं, उस समय हमें कौन एनर्जी दे रहा होता है? ये हमारा मेटाबॉलिज्म एनर्जी पैदा करने की जो इतनी ह्यूज मशीन है। और जो लोग मेटाबॉलिक स्टैमिना को नहीं समझते, उनको मैं तुलना बता दूं कि फिजिकल स्टैमिना की तुलना में मेटाबॉलिक स्टैमिना सैकड़ों गुना पावरफुल चीज है, सैकड़ों गुना। फिजिकल स्टैमिना के तो फिर भी लिमिटेशंस हैं, है ना, मेटाबॉलिज्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका ये एक सेल से आपने जो ये आपके पास ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की ये बॉडी बनी है, इसके हर सेल में मेटाबॉलिज्म एक्टिव है। और अगर वो आपके फेवर में काम करेगा, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इस तरह की सारी समस्याओं को बैकफुट में करने में वो मदद कर देगा। तो इसे कैसे उत्साहित, कैसे हम इसको जागृत करें? उसका तरीका सिर्फ यही है कि हम अपने आप को देखें, हमारी बॉडी किस कैटेगरी की बॉडी है। क्या हम ओबीज, ओवरवेट हैं? तो एक सिंपल सा जो फॉर्मूला मेडिकल साइंस में सब लोग यूज करते हैं, वो है बीएमआई, है ना। बीएमआई क्या होता है? कि बॉडी के वेट में हाइट के मीटर स्क्वायर का भाग देते हैं। आप सिंपल गूगल में बीएमआई कैलकुलेटर डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। वेट और हाइट का अपने अनुपात डाल दीजिए। वेट किलोग्राम में डाल दीजिए, हाइट सेंटीमीटर में डाल दीजिए। अगर आप वेट और हाइट डाल देंगे, तो आपको बीएमआई का नंबर मिल जाएगा। बीएमआई का नंबर 23 के अगर ऊपर है, 23 के ऊपर है, तो हम ओवरवेट हैं। 25 के ऊपर है तो ओबीज है। तो अप्रोच ये है ना, अप्रोच ये है कि हम अपना नॉर्मल वेट को टच करें। रेंज क्या है? 18.5 से लेके 23 वाली जो रेंज है, ये हमारे पास नॉर्मल बीएमआई की है। अगर हम 23 के आसपास अपने आप को टच कर लें, है ना, तो पहला एम होना चाहिए कि अपना वेट को टच करना, जो नॉर्मल वेट की अपर रेंज है, एटलीस्ट वहां तक टच कर लें। ठीक है। आप मानो कि जो 160 सेंटीमीटर का आदमी है, उसके लिए बीएमआई के हिसाब से वेट 57-58 किलो टाइप आएगा। जितना होता है उससे आप 100, 102, 3 ऐसा माइनस कर दो, तो आपको लगभग वो वैल्यू आ जाती है। 172 सेंटीमीटर में 68 टाइप की वैल्यूज में आपको वो नंबर मिलेगा। तो अब क्या करें? तो आपको बहुत सिंपल तरीके से अपने बॉडी को मेटाबॉलिक एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करना है। अब ये अंडरस्टैंडिंग मेरी कैसे बढ़ी? मेडिकल कॉलेज में तो मैं इतने सालों से हूँ, है ना, मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। हर दिन डायबिटीज के 50-100 मरीज, 50-60-70-100 तक मरीज देख रहा हूँ, है ना। कितने सालों से हम लोग देख रहे हैं। 2-3 साल पहले लगभग, है ना, हम लोगों ने डायबिटीज रिवर्सल, ओबेसिटी रिवर्सल जैसे कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना चालू किया। एक स्मॉल टीम जिसमें हमने कुछ डाइटिशियंस लिए, है ना, कुछ जिम ट्रेनर लिए, कुछ योगा टीचर लिए, कुछ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की सहायता ली, सब तरह के लिए। और जितने भी लिटरेचर थे उनको रिव्यू करना चालू किया। इन कंसेप्ट को दुनिया भर में जो पेपर्स हैं कि आ, कैसे डायबिटीज रिवर्सल होती है, तो पता चला कि किसी का वजन भी अगर 15-20 किलो तक घटा पाए, है ना, तो ऐसा पाया गया है कि डायबिटीज रिवर्स हो रही है, और अच्छे परसेंटेज में हो रही है। बैरिएट्रिक सर्जरीज में डायबिटीज रिवर्स हो रही थी। तो उस समय तक इस विषय को लेके एक गहरी समझ नहीं थी, है ना। तो जब हमने इसे करना चालू किया, तो रफली ये हुआ कि हर महीने 40-50-60 ऐसे पेशेंट के साथ हम लोगों ने डाइट और एक्सरसाइज की एक रेज्यूम बना के उनके साथ काम करना चालू किया। और पिछले 3 सालों में हम लोगों ने कम से कम
हजार से ज्यादा लोग डायबिटीज ओबेसिटी के मिला के, जो जिनके साथ लंबा हमारा टाइम निकला है, उनके साथ उनके डेटा को हमने जब देखा, उनको समझा, तो कुछ बातें बहुत क्लियर होकर समझ में आई। कि पहली बात, जो पेशेंट और डॉक्टर जो एस्टिमेट करते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज से अचीव होगा, वो दोनों ही बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आपको अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत है ना। बॉडी जो आपको दे सकती है वो बहुत ज्यादा है, और हमारा हमारी हमें जो समझ है वो हमारी बहुत कम है। ये वैसा ही है जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को नहीं देख पाते थे, है ना। तो हम जो बॉडी को समझ रहे हैं, जो डॉक्टर सोच रहा है इतना ही हो सकता है ना, ये इतना ही हो सकता है, जितने भी लोग बोल रहे हैं, वो लोग अपनी बॉडी को बहुत अंडर एस्टिमेट करके चल रहे हैं। और मैं इसको बताऊंगा ये क्यों हो रहा है। मतलब जितनी भी धारणाएं लेके हमने 3 साल पहले लोगों के साथ काम करना चालू किया, वो सारी धारणाएं गलत निकली, सारी की सारी धारणाएं। तो मैंने इसलिए आज की डेट पे ज्यादातर धारणाओं को गिरा दिया है, हटा दिया है, और मैंने इस शरीर को नतमस्तक कर लिया है। मुझे कुछ चीजें बहुत क्लियर से समझ में आ गई हैं कि बॉडी को सेफली अगर हम ठीक से चैलेंज करें, प्रोसेस करें, तो ये बॉडी मैजिकल रिजल्ट देती है। मतलब इसी बॉडी पे काम करके लोग एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, इसी बॉडी पे काम करके लोग साइकिलिंग करते हैं तो हजारों किलोमीटर तय कर देते हैं, इसी बॉडी पे काम करके लोग मैराथन दौड़ लेते हैं, और इसी बॉडी पे ना काम करके आदमी की बैठे बैठे भी सांस फूलती है। इसलिए बॉडी की स्टेमिना की कोई वो नहीं। और फिजिकल स्टेमिना से मेटाबॉलिक स्टेमिना बहुत तगड़ा है। तो फिर से आप समझिए कि मेटाबॉलिक स्टेमिना के लिए क्या करना होता है। एक सिंपल सा जो सिस्टम जो है मैंने लॉजिकली बनाने की कोशिश करी कि दुनिया में ये तो लगभग तय है। अगर आप मोटापे का विज्ञान या मेटाबॉलिज्म का विज्ञान मानेंगे, तो ये तय है कि लो कैलोरी डाइट अगर ली जाए और प्रोटीन इंटेक को ठीक रखा जाए, विटामिन ठीक रखे जाए, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, वेट लॉस होता है कंसिस्टेंट तरीके से। तो ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर हम कीटो डाइट ले लें, हम कुछ इंटरमीडिएंट डाइट ले लें, हम कुछ एक्स डाइट ले लें, और उसके बाद पूरा डाइट का एक जंजाल तैयार होता है, इतना कॉम्प्लेक्स डाइट कि उसको जब मैं देखता हूँ, मुझे ही लगता है यार इसे कैसे कोई फॉलो करेगा। आप समझ रहे हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जैसे लगता है कि यार सुबह ये वाला खाओ, शाम को ये खाओ, फिर ये सैलेड खाओ, फिर ये बीज खाओ। ऐसा लगता है कि आप एक चीज में उलझ गए हो। देखो, अगर स्टेमिना बनाना है तो उसका रिजल्ट बहुत सिंपल होना चाहिए, है ना। बहुत सिंपल सादगी भरी चीजों से ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर हमने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया, बहुत आर्टिफिशियल कर लिया, तो हम उस चीज पे टिक नहीं पाएंगे। और स्टेमिना में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टिकना। ये लड़ाई कछुए की है ना। आपको साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर टिके रहना होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा स्टेमिना बढ़ता जाएगा और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो पहली बात है, हमें लंबा टिकना, इसलिए सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। तो बहुत सारे के रेजिम के बीच में हमने एक रेजिम बनाया, ठीक है, अपने लॉजिक से बनाया। कोई मैं है ना, कोई ऐसा लॉजिक हर जगह मिल रहा है साइंस पे, बट मैंने उसको साइंस की लिमिटेशंस में फिक्स किया। मैंने दिन को 3 हिस्से में बांटने के लिए बोला, क्योंकि मुझे मेरे सामने प्रश्न आते थे, सर मेरे को सुबह शाम तक इतना काम रहता है, मैं ऑफिस में हूँ, है ना। मेरे जो पास जो लोग आ रहे हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई मिनिस्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कहीं काम कर रहा है। सबका प्रश्न है, सर हम बहुत बिजी रहते हैं, और इतना कॉम्प्लेक्स चीज, है ना, और इतना एक्सरसाइज और सब हम नहीं कर सकते हैं। सिंपल कैसे किया जाए, तो हमने वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म स्टेमिना के प्रोग्राम को बहुत सिंपल कर दिया। कैसे सिंपल किया? हमने बोला एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, बिकॉज एक्सरसाइज इज मेनली रिलेटेड टू द फिजिकल स्टेमिना। और एक्सरसाइज ना करने का कारण ये है कि हमारी बॉडी फ्री एनर्जी नहीं बना रही है। फ्री एनर्जी इसलिए नहीं बना रही कि मेटाबॉलिक स्टेमिना कम है। आप पहले 1-2 महीने मेटाबॉलिक स्टेमिना में काम करिए, फ्री एनर्जी बॉडी की बढ़ने दीजिए। जिस दिन हमारे अंदर से खेलने की सिग्नल आने लगेगा, जैसे बच्चों के साथ होता है ना, जैसे ही हमारे सिग्नल आने लगते हैं तो आप खुद ही खेलने लगते हैं, खुद ही आपको योग करने की इच्छा होगी, खुद ही टहलने की इच्छा होगी। इसलिए 1 बाई 1 सारे सारे प्रकार के स्टेमिना हमें एक साथ ही डेवलप कर लेने हैं, जरूरी नहीं। कर लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन सबके पास समय कम है उनके लिए बहुत सिंपल है कि आप एक एक करके चालू करें, और सबसे पहले अपने डाइट वाले हिस्से में फोकस करें। डाइट का बहुत सिंपल रेजिम जो मैं आज आपको फ्रीली बता रहा हूं, और ये आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है।
आपको अगर देखिए, जो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनकी बीमारियों में, जिनके शरीर में एंड ऑर्गन डैमेज हो गए हैं, मतलब कोई लीवर की, किडनी की, हार्ट की, ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है जहां पे उनका सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज है। उन सब के अंदर स्टेमिना पैदा करने की क्षमता बहुत ही गाढ़ कहते हैं कि लिमिटेड होती है, बिकॉज वो उतना इंड्योरेंस नहीं ला सकते। जैसे कि 20 साल में कोई मैराथन दौड़ने की प्रैक्टिस करे, 30 साल में करे, और कोई 60 साल में करे। 60 साल वाला कर तो सकता ही है, लेकिन उसको बहुत सारी चीज देखनी पड़ेगी। तो कोई भी आदमी जिसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है अपने डॉक्टर से मिलके ये चीज समझ लें, है ना। और जो लोग डायबिटीज हैं, उनको जब स्टेमिना पे काम करना होता है, तो उनकी उनको वो दवाइयां हटानी होती हैं जो शुगर को बहुत लो तक कर सकती हैं। तो डायबिटीज की दवाइयां दो प्रकार की आती हैं। वो दवाइयां होती हैं जो शुगर को 70 तक लाके, 60 तक लाके रोक देती हैं, और वो दवाइयां होती हैं जो शुगर को शून्य तक कर सकती हैं, है ना। तो हमें वो दवाइयां शुरू में हटा के, एक बार आपको प्रॉपर डाइट पे लाके, फिर बाद में जरूरत के हिसाब से करनी होती है। तो आपके डॉक्टर को इन चीजों का अनुभव होना चाहिए। अगर आप चाहेंगे तो मेरे साथ जुड़कर बात करके भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हमारे क्लिनिक पे जो हम लोगों को बहुत सिंपल सा ऑफर करते हैं, जो लोग डायबिटीज के लिए आते हैं, मैं कहता हूँ कि आप 1 वर्ष में जो डायबिटीज पे खर्चा कर रहे हैं, दवाइयों पे, बाकी चीजों पे, उसी खर्चे के अंदर हम आपका व्यायाम, परहेज, सारी चीज करा के आपका स्टेमिना इंप्रूव कर देंगे। और आपको हमारा एक डाइटिशियन इसके लिए रोज गाइड करता रहेगा। कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो सिंपली आपको गाइड करते रहेंगे और आप वो चीज अचीव कर लेंगे, और आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा एक्स्ट्रा। बस शर्त इतनी है कि हमें उनको फॉलो करना है। ये तो है कि अगर हम किसी के साथ जुड़ के करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारा मन मजबूत है और हमें लगता है कि हम खुद कर सकते हैं, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना। रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। जिसे कहते हैं भगवान को पाने के लिए राम राम जपना ही होता है, लेकिन वो जपा नहीं जाता। यही प्रॉब्लम है ना, कि रोज मन लगता नहीं है ना, आप उस पर टिक नहीं पाते हो। तो डाइट के लिए क्या करना है, आप अपने बॉडी को, अपने सिस्टम को सिंपल बना लीजिए। जो मतलब जब मुझे करना होता है अपनी बॉडी पे लो कैलोरी का प्रयोग, तो जैसा मैं करता हूँ, है ना, जो मैं बहुत आसानी से कर पाता हूँ, कि हम सुबह के जोन को बोलें ब्लू जोन, दोपहर को बोलें ग्रीन जोन, शाम को बोल दें रेड जोन। ब्लू जोन मतलब हमें अपना वाटर इनटेक ज्यादा से ज्यादा रखना है ना, लगभग 1.5 2 लीटर के आसपास वाटर इनटेक रखना है। अगेन, अगर किसी को बीमारी है, डॉक्टर ने मना किया है उस वर्ग को छोड़ के, है ना। अगर आपको कोई पानी स्टोर की दिक्कत है, पैर में एडिमा रहता है, किडनी के विषय हैं, उन लोगों के लिए तो जो भी बातें हो रही हैं, आपको ये मानना है कि अगर हमें कुछ एक्सेप्शन दिख रहा है, कोई दिक्कत हो रही, जाके आप डॉक्टर से पर्सनली मिल लें, क्योंकि पर्सन की दिक्कत अलग अलग हो सकती है। एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वाटर इनटेक अच्छा रखें, और वो चीजें लें जहां पे 100 से कम कैलोरी होती है। तो जैसे हमें मान लीजिए कि कोई जूस भी लेना है, किसी को मान लो मैंगो जूस लेने की इच्छा है, या ऑरेंज लेने की इच्छा है, या कोई भी जूस लेने की इच्छा है, आप पतले जूस को बना सकते हो। उसमें शक्कर मत डालिए, उसको गाढ़ा मत करिए, उसमें दूध मत डालिए। बस आप उसको एक तरह से कहिए कि हमने फ्लेवर की तरह उसको यूज किया, कोई थिक जूस नहीं ले रहे हैं। तो आप कितने भी मीठा फल लेंगे, लेकिन उसमें अगर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी, आपने छोटे मोटे उसमें चाट मसाले टाइप की चीजें डाल दी, तो थोड़ा टेस्टी बना दिया है, तो आप उस तरह के फ्रूट, वेजिटेबल सूप, जूस हो गए, वेजिटेबल सूप्स हो सकते हैं, फ्रूट्स के जूस हो सकते हैं, है ना। इस कैटेगरी की मट्ठा हो सकता है ना, पतला दूध हो सकता है ना, कॉफी हो सकती है, चाय हो सकती है जिसमें शक्कर ना पड़ी, ये तरह की चीजें हम लगभग 10 11 बजे तक लें। मतलब हमारा एक मील जहाँ पे हमने उसको लिक्विड मील से रिप्लेस किया। क्यों किया? क्योंकि हमने मेटाबॉलिक स्टेमिना बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? हमें इसलिए बढ़ाना है कि हमारा शरीर खाने से ऊर्जा बनाना बंद कर रहा है ना, उसकी स्टेमिना खत्म हुआ है। तो हमने सुबह उसको फोर्स किया कि भाई, सुबह के टाइम हम तुम्हें नहीं देंगे खाना, और अब तुम ऊर्जा बनाओ। तो जैसे हम उसको लिक्विड देते हैं, शरीर ऊर्जा बनाने लगता है। और आप एकदम निश्चिंत रहिए, सबका शरीर सक्षम है। तो बस आप थोड़ा सा चालू करते वक्त केयरफुली करना है, अपनी दवाइयों को एडजस्ट कर लीजिए। बॉडी की लिमिटेशन नहीं है ये, हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशन है कि हम कितनी सेफली इसको करें, है ना। जैसे बड़े से बड़ी तैरना, या लोग जिम्नास्टिक करते हैं, तो आप देखते हैं ना, फिजिकल स्टेमिना में लोग कहीं से कहीं कूदते रहते हैं, 10 बार स्विंग मार लेते हैं, डांस कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ये सब डिफरेंट टाइप के मसल स्टेमिना है। वैसे ही जब मेटाबॉलिक स्टेमिना की बात होती है, शुरुआत में थोड़ा केयरफुली रह के हमने लिक्विड से रिप्लेस किया पहला मील। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में किस जोन को क्या बनाए वो आप तय कर सकते हैं। कहाँ लिक्विड लेना है, कहाँ पे ग्रीन जोन बनाना है, कहाँ रेड जोन बनाना है, वो आप तय कर लो। लेकिन
वो उसको फिक्स रखो, क्योंकि बॉडी को जो हम खिलाते हैं बॉडी वही मांगती है, वो उसकी आदत में आ जाता है। और आज मैंने नवरात्रि की के आखिरी दिन क्यों इस विषय पे बात करी, मैं आपको एक बहुत मैजिकल नियम बताता हूँ। अगर 9 दिन हम लो कैलोरी डाइट ले लें तो 10वें दिन आपकी बॉडी आपको परेशान नहीं करती, वो हैबिट में आ जाती है। और शक्ति का पर्व इसीलिए व्रत उपवास का पर्व है कि आप जो 4 बार शक्ति पर्व आता है पूरे वर्ष में, 2 बार गुप्त रूप से आता है, 2 बार प्रत्यक्ष रूप से आता है, वो बना ही इसीलिए है कि आप 9 दिन के से अपने सिस्टम को जमा लें और इस प्रकार के शक्ति के प्रयोग शरीर में करना चालू करें। और लो कैलोरी लेने से ही बॉडी एनर्जी पैदा करती है। तो पहले ये भ्रम हटा दें कि हम खाना कम खा रहे हैं इसलिए ऊर्जा कम बन रही। खाना जब हम कम खाते हैं बॉडी का एनर्जी साइकिल तेज हो जाता है, हमारा एनर्जी आउटपुट बेटर हो जाता है। तो पहली बात ये भ्रम हटा दें। बस प्रॉब्लम क्या होती है, चूंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट नहीं है, इसलिए हमें बॉडी को टाइम देना पड़ता है। 9वें दिन के बाद से आपको परेशानी नहीं होती और 1 महीने बाद से आपकी बॉडी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा चुकी होती है। आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, आपके चलने की गति ज्यादा अच्छी होती है, आपके एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी बेटर होती है। ये तो हुआ ब्लू जोन। दूसरा जोन होता है हमारा ग्रीन जोन। ग्रीन जोन क्या होता है? ग्रीन जोन में हमारी 3-4 आदतें खत्म हो गई हैं। क्या हम सब आधा किलो सैलेड ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं? 99.99% लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि हमें सैलेड्स का, वेजिटेबल्स का टेस्ट और उसकी इच्छा सब खत्म हो गई है, ये सप्रेस हो गई है, क्योंकि हमें शुगर, सॉल्ट, मसाले, इस तरह की चीजों को खाने की आदत है, डीप फ्राइड खाने की आदत है। इस आदत को पुनः स्थापित करना, इसलिए हमने ग्रीन जोन में कंपलसरी है कि आप आधे किलो के आसपास की सैलेड्स खाएंगे। उबाल के खाइए, बिना उबाले खाइए, धो के खाइए, कुछ बना के खाइए, जैसे बना के खाना हो सब तरह से आप फ्री हैं, टेंशन फ्री होके आधा किलो सैलेड हमें कवर करनी है। ये हमें अपने दिमाग में स्थापित करना होगा। सैलेड खाने के बाद 1 पाव तक फल खाइए। फिर कोई बोलेंगे हम आम खाएं क्या खाएं, आपको जो खाना हो खाइए, लेकिन 1 पाव के अंदर खाना है। कोशिश करिए कि कम से कम उसमें 2 फल जरूर हो, एक प्रकार के फल ना हो। 1 पाव के अंदर हो 2 प्रकार के फल हो। लोग बोले शुगर बढ़ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। जब हम स्टेमिना बढ़ा रहे हैं उस समय शुगर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी, बीपी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से दवाइयों पे है। आप अपने डॉक्टर से देखिए, जब शुरुआत होती है आपको कैपेसिटी बनाते वक्त, जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे पैसे कौन देता है? माँ बाप देते हैं ना। कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं पैसे भी कमा लें, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी क्षमता पे काम कर रहे हैं और हमारे पेरेंट्स हमारा डेली खर्चा दे रहे हैं गारंटेड। वैसे ही जब हमें शुगर को मैनेज करने की क्षमता हम विकसित कर रहे हैं, जब हम अपने मोटापे को मैनेज करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं, स्टेमिना पे काम कर रहे हैं, उस समय बढ़ी हुई शुगर, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, जो भी चीजें गड़बड़ हैं, जो भी गणित हमारी गड़बड़ है, वो दवाइयों के द्वारा कंट्रोल करिए। अगर आपकी बॉडी शुरू के 7-8 दिनों में हेडेक कराती है, गैस बनाती है, तो आप एक आध पैरास्टामोल, पेंटॉप, इस तरह की दवाइयां लेके उसको ठीक कर लीजिए। मेरे हम लोगों ने जब हजारों लोगों के साथ काम करके देखा, एक आध पत्ते से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। बस 10 दिन का एक मेंटल ब्लॉक रहता है, उसको जैसे ही हम 9-10 दिन पार करते हैं उसके बाद बॉडी कंफर्ट आ जाती है, बॉडी रिजल्ट देने लगती है, अगले महीने से आपको रिजल्ट दिखने लगते हैं और आप यू फील ग्रेट अबाउट इट। तो पहली बात है कि इसको करिए। तो हमने आधा किलो सब्जी खा ली, 1 पाव जो है हमने फल खा लिया। उसके बाद हमारा एक इनटेक कम होता है, वो है प्रोटीन कैटेगरी का। आपको दिन का लगभग 1 ग्राम प्रति केजी, जैसे 60 किलो ड्राई वेट का आदमी 60 ग्राम का प्रोटीन खाएगा, 70 वाला 70 खाएगा, किडनी की कुछ विशेष परिस्थितियों को या किडनी फेलियर के एडवांस स्टेज को छोड़कर, है ना। प्रोटीन हमें खाना होता है, इवन जब हम लो कैलोरी ले तब भी हमें चाहिए। प्रोटीन कैसे लें? प्रोटीन के लिए जो जो भी नेचुरल चीजें हैं, चाहे वो नॉन वेज हो चाहे वेज हो, नॉर्मली इनमें 20 से 25% की रेंज में ही प्रोटीन होता है। तो अगर हमें 60 ग्राम चाहिए तो लगभग 1 पाव के आसपास प्रोटीन रिच फूड खाना होगा दिन भर में। तो ये हमें ध्यान रखना कि प्रोटीन इंटेक पुअर ना हो। और लो कैलोरी डाइट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी प्रोटीन पे होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक तो प्रोटीन की हम डाइट रखें। क्या रखें कि आप वहां पे कुछ पनीर रख लें, कुछ अंकुरित रख लें, है ना, कुछ सोयाबीन रख लें, इस तरह की चीजें जो भी आप, एग्स रख सकते हैं, नॉनवेज रख सकते हैं कुछ ड्राई।
लेकिन उसको जितना सिंपल रखें, उसको बहुत प्रिपरेशन नहीं करने की जरूरत है। ठीक है। और अगर आपका लगता है कि मेरा प्रोटीन इंटेक नहीं पहुंच रहा है, जो कि वेजिटेरियन क्लास में हो सकता है ना पहुंचे, तो आप मोर देन 50% जो वाले जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं उसके 2-3 चम्मच लेके प्रोटीन का इंटेक मैच कर सकते हैं कि भाई कम से कम हमारा 50-60 ग्राम के ऊपर रहे, जिससे कि हमारी मसल लॉस ना हो। ये तो हुआ नंबर 2। तीसरा है कि हमने वेजिटेबल लिया, फ्रूट लिया, प्रोटीन लिया, अंकुरित अनाज खाने की क्षमता। अगेन, अंकुरित चीजों को खाने की क्षमता, मोटे अनाज को खाने की क्षमता फिर व्यक्ति की डेवलप नहीं होती। कम से कम 50 ग्राम 40 ग्राम हमें अंकुरित अनाज, नहीं पचा पा रहे हैं तो उबाल के खा लीजिए। ठीक है। तो अंकुरित अनाज और मोटे अनाज का प्रयोग वहां पे करना है। तो दोपहर के टाइम का भोजन आपका देखिए, आधा किलो आपके पास सब्जी है, एक पाव फल है, प्रोटीन के सोर्स हैं 60-70 ग्राम के आसपास में, आप थोड़े बहुत पनीर और अंकुरित अनाज और ये सब ले लेते हैं। इस कैटेगरी के जब हम फ्रूट चीजों को कंबाइन करते हैं तो हमारा पेट ठीक ठाक भर जाता है, और आपकी कैलोरी का कोटा अभी हार्डली 300 कैलोरी के आसपास आया। 200 कैलोरी आपने दोपहर में ले ली, 100 कैलोरी फ्रूट्स के टाइम पे थोड़ा बहुत गई। शाम के टाइम पे हम बोलते हैं कि एकदम नॉर्मल खाना खाइए। क्यों हम बोलते हैं नॉर्मल खाना खाइए? क्योंकि देखिए, हमें आदमी को खाना मैनेज कराना सिखाना है। आप सब कुछ खाना बंद कर दीजिए, चावल मत खाइए, आलू मत खाइए, तो क्या खाइए? क्या क्या बंद करिए, और कल को डायबिटीज बढ़ के तो फिर फास्टिंग भी बढ़ेगी। फाइनली हमारी बॉडी को लर्न भी तो करना है कि यार ये स्ट्रेस तो हमें कंपलसरी है, हम खाना तो खाएंगे ही। अगर मैं कहूंगा कि आप घर के बाहर मत नहीं निकलिए तभी सांस आपकी फूलना बंद होगी, तो ऐसे जीवन का क्या मतलब? तो मैंने बॉडी को 3 तरह से चैलेंज किया, आप समझिए बात को। सुबह हम लोगों ने उसको एनर्जी पैदा करने के लिए फोर्स किया है। दोपहर में हमने उसको जो है वेजिटेबल्स खाना, फ्रूट्स खाना, है ना, अंकुरित अनाज खाना, मोटे अनाज खाना, इसके लिए उसको प्रोटीन लेना, इसके लिए हमने फोर्स किया। और शाम के टाइम पे हमने नॉर्मल भोजन के लिए फोर्स किया। अब एक प्रश्न उठता है कि सर हम आलू चावल खाएंगे तो हमारी शुगर भाग जाएगी। फिर मैंने आपको उत्तर दिया कि आप खाना खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक कर लीजिए। अगर आपकी शुगर 200 के ऊपर भाग रही है तो अपने जो अमाउंट में चावल आलू इस तरह की चीजें ली हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए, शुगर चावल आलू आपके दुश्मन नहीं हैं, ये आपको एक्सपोज कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आप में स्टेमिना नहीं है, मेटाबॉलिक स्टेमिना फेल है। तो जो मैसेंजर होता है ना, जैसे लोकतंत्र में मीडिया मैसेंजर होती है, तो डोंट शूट द मैसेंजर। आप अपना गुस्सा शक्कर पे मत निकालिए, अपना गुस्सा आलू पे मत निकालिए, अपना गुस्सा जो है चावल पे मत निकालिए, और उस पे तंत्र मंत्र कहिए मत करिए कि हम मार निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। आप चावल खाओ, नॉर्मल चावल खाओ, 2 घंटे बाद चेक कर लो कितना बढ़ रहा है। अगर, जो कि बहुत सामान्य सी बात है कि शुरुआत में बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहता, लेकिन चूंकि हमने सुबह से सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में अच्छा रिस्पांस आता है। ठीक है। इन केस हम मान लें नहीं आया, है ना, तो हमें क्या करना है? तो हमें दवाई डॉक्टर से बात करनी है और दवा को एडजस्ट कराना है। जो हम भोजन में चावल ले रहे थे, कुछ ले रहे थे, उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। और थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं, आप वेजिटेबल्स बढ़ा दीजिए, है ना, दाल की मात्रा बढ़ा दीजिए, तो देखिए वो कौन सा कॉम्पोजिशन है जिसको हमारे बॉडी के द्वारा हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो आपको उसको कंप्लीट नहीं देना कि हम बिल्कुल बंद करना है। दूसरा, मैं एक और बेसिक बताता हूँ। जब ये हम इस प्रोसेस को चालू करते हैं, है ना, ये जो तीसरा जोन था जहां पे हम नॉर्मल खाने के लिए बोल रहे हैं, पेट भर खाइए, जो घर के लोग खा रहे हैं वो खाइए, सब लोग हेल्दी खाइए, है ना, लेकिन इस एक सिस्टम से सुबह हमने ब्लू जोन डिसाइड कर लिया, दोपहर में ग्रीन, शाम को रेड जोन, जहां पे हमारे पास बेसिकली फ्रीडम है खाने पीने की, जिससे हमारे बॉडी का ये भी चेक हो कि हम चाहते हैं बॉडी को कि वो ऊर्जा पैदा करे, इसलिए हमने सुबह उसको फोर्स किया। दोपहर में हमने फोर्स किया कि तुम वेजिटेबल्स प्रोटीन ये सब लो। शाम को फोर्स किया कि आप नॉर्मल खाना पचाइए। तीनों तरीके से हमने बॉडी की तैयारी चालू करी। और जब हम ये तैयारी चालू करते हैं, तो मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, इस समय आपकी शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी डॉक्टर की है। वो दवाई, और आज की डेट में वो दवाइयां हैं, है ना, सेफ दवाइयां जिनको आप 50 साल तक सेफली ले सकते हो सही गाइडेंस में। अब लोग पूछते हैं कि क्या एलोपैथिक दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं होता? तो मित्रों, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। दुनिया की हर चीज जो आप लेते हैं, खाने में पीने में, हर चीज का साइड इफेक्ट होता है। और एक लाइन में उसको बोले, सब चीज जहर है, एवरीथिंग इज पॉइजन।
पानी को एक डोज के ऊपर दें तो जहर है, खाने को एक डोज के ऊपर दें तो जहर है, हवा को, ऑक्सीजन को एक डोज के ऊपर दें तो जहर है। इसलिए दुनिया की हर चीज की एक डोज है जिसके ऊपर वो जहर है। दुनिया की हर चीज की एक डोज है जिसके नीचे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और एलोपैथी में और कुछ नहीं होता है, इसी को जानने की कोशिश होती है और उसी को बताया जाता है कि इस डोज के नीचे की डोज का मतलब नहीं। जैसे मैंने आपको अम्लोडिपिन अगर 1 mg दे दिया उसका कोई मतलब नहीं, मैंने आपको मेटफॉर्मिन 1 मिलीग्राम दे दिया उसका कोई मतलब नहीं, है ना। तो कुछ भ्रम दिमाग से हटाइए। दूसरा एक भ्रम होता है कि जो दवा ज्यादा एमजी की है, जैसे हमारे बहुत सारे मरीज आते हैं कि सर आपने मेटफॉर्मिन 1 ग्राम सुबह लिख दी, 1 ग्राम शाम को लिख दी, इतनी बड़ी गोली है, और हम तो एकदम डर गए कि 1 ग्राम की गोली। देखिए, फिर से सदी का एक और नाम समझिए, जो चीज जितनी ज्यादा डोज लेने पर असर करती है वो उतनी कमजोर है। फिर से समझिए, जैसे भोजन किलो में खाया जाता है ना, आप कई ग्राम्स खाते हो, लेकिन मिर्च कितनी डालते हो, और जहर किसी को देना हो कितना देना पड़ता है। तो जिस चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा है, जो बहुत इंटेंस है, उसको बहुत थोड़ा सा लेना पड़ता है। इसलिए जो डायबिटीज की छोटी गोली रहती है ना, जो दवाइयां बहुत माइक्रो साइज की हैं, छोटी साइज की हैं, वो ज्यादा डेंजरस हैं, वो कई बार ज्यादा वो होती हैं। और कई बार जो दवाइयां, जैसे मेटफॉर्मिन दवा बेसिकली आपको शुगर एक लिमिट नीचे ले ही नहीं जा सकती है, बहुत सेफ दवा, इवन नॉन डायबिटिक को आप दे सकते हो। तो ये सारे जो भ्रम है अपने दिमाग से क्लियर करिए, है ना। कोई भी सिस्टम जो है, देखिए हम बात कर रहे हैं, ये एलोपैथिक आयुर्वेदिक या किसी और सिस्टम की लड़ाई नहीं है, दो सिस्टम की लड़ाई है। हम इंडोजिनस तरीके से अपने शरीर को मैनेज करना चाहते हैं, मतलब आंतरिक शरीर को हम लगाना चाहते हैं अपनी समस्या के समाधान में, या हमारी इच्छा है कि कोई बाहर का सिस्टम आके हमें एक्सोजिनस तरीके से करे। बाहर का चाहे आप ऑपरेशन करा लें, चाहे बाहर से दवा ले लें, चाहे बाहर का पाउडर ले लें, चाहे बाहर का आयुर्वेद ले लें, चाहे बाहर का एलोपैथ ले लें या कोई होम्योपैथ ले लें, फाइनली हम बाहर का एक एजेंट लगा रहे हैं। बाहर की कोई भी शक्ति आपके अंदर मूलभूत परिवर्तन करने में एक हद से ज्यादा सक्षम नहीं होती, बहुत कमजोर होती है। जैसे अगर कोई पूछे कि कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि हम आईएएस बन जाएं, हम डॉक्टर बन जाएं, हम ये बन जाएं, हमारा दिमाग तेज हो जाए, ऐसी कोई दवा नहीं। कोई ऐसी दवा बता दीजिए कि हम ये मीटर दौड़ जाएं, मैराथन दौड़ जाएं, एथलीट बन जाएं, ऐसी जितनी भी दवाइयां आती हैं वो शरीर को नष्ट कर देती हैं। तो आप समझिए फिर से कि दवा से आशा करना कि वो हमारे अंदर का क्षमता, है ना, हमारी अंदर की जो है कैपेसिटी बना देगी, हमारा स्टेमिना बना देगा, ये एकदम जो है वो आपकी थॉट में गलती है। क्षमता तो देखिए आपको पैदा करनी होगी। क्षमता कैसे होती है कि जब बीज से पेड़ बनता है तो पेड़ में वो क्षमता दिख रही है ना। हम बात कर रहे हैं बीज की। अब बीज रूप में जब हम बात करते हैं, क्या बीज को तोड़ के आप फल निकाल सकते हो? कितने पैसे लगा दिए जाएं कि बीज पेड़ बन जाए, अगर समय ना हो। बीज में जो खाद पानी डालना है या बीज से पेड़ बनना है, उसका विज्ञान में हमारे मॉडर्न विज्ञान ने क्या योगदान किया। बीज के अंदर पूरा सामर्थ्य होता है पेड़ बनने का। उसे कुछ सामान्य चीजों की जरूरत पड़ती है, थोड़ा पानी, थोड़ी हवा और समय की जरूरत पड़ती है, और वो पेड़ बन जाता है। वैसे हमारी कैपेसिटी होती है, आपको बस टाइम देना होता है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, क्यों अच्छा कर रहे हैं, आप देखिए, आप उस फील्ड में टिके हुए हैं, लगे हुए हैं बिना टेंशन लिए, और आप देखेंगे आज आपकी एक क्षमता बन गई है, इसलिए उस प्रोफेशन में, उस विषय में, उस चीज में आप अच्छा कर रहे हैं। सेम मेटाबॉलिक स्टेमिना में होता है कि हम अपने बॉडी को, डायबिटीज हो गई, इसका इसका दुख नहीं मनाना है कि भाई बिल्कुल हम कष्ट में चले गए हैं। देखिए, आज की डायबिटीज देवगौड़ा जी की सरकार की तरह है। डायबिटीज आपके समर्थन से चल रही है। ज्यादातर लोग की बात कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये टाइप 2 डायबिटीज के विषय में बात कर रहे हैं। ओबेसिटी जो कि जनरल ओबेसिटी की है, तो विशेष बीमारी से जन्य जो ओबेसिटी होती है, जो जिसका प्रतिशत 1-8% से भी नीचे होता है, 100 में से एक को किसी को विशेष कोई कारण है, वो उसके लिए डॉक्टर समर्थ है, वो उसको ढूंढ के बता देंगे, उसका तरीका अलग। लेकिन जो सामान्य ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज के अलावा भी विभिन्न डायबिटीज हैं। इसलिए कहते हैं ना, हर चीज में नहीं कूद पड़ना है कि हर जगह इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बोल दिया कि ये रिवर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं है ना। हर ताले की चाबी एक नहीं होती है ना। लेकिन जिस विषय में हम बात कर रहे हैं, वो आप में अगर 10 लोग को डायबिटीज है तो 8 से 9 लोगों की बात हो रही है। एक दो लोगों की बात अलग हो सकती है, अलग होती भी है, उनका तरीका अलग है, उनका सिस्टम अलग है।
तो अगर आपके डायबिटीज में आपका ओबेसिटी का कंपोनेंट है, उम्र से बहुत जल्दी हो गई, 20 साल में 30 साल में नया नया डायबिटीज हुआ है, तो हमें तीन चीज करनी जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके ये तय करें कि भाई सही तरीके से दवा लेके डायबिटीज को कंट्रोल करिए। स्टेप नंबर वन, जब घर में आग लगी है तब कुआं नहीं खोदते हैं। आग लगी है और हम सोच रहे हैं कि कैपेसिटी, बुखार में क्या किसी को व्यायाम करा सकते हो, या किसी को हम बुखार में बोलें कि आप दौड़ जाओ, आप क्या कहते हैं परहेज कर लो। जब शरीर बीमार है, बुखार में है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, उस समय के लिए सब नहीं है। उस समय शरीर आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आप ये सब करेंगे शरीर आपको नष्ट कर देगा। सबसे पहले हमें डॉक्टर से मिलके दवा के द्वारा चीजों को रिलैक्स करना है, रेंज में लाना है। ये स्टेप वन है। और जो लोग तमीज से दवा नहीं खाते, जो लोग अपने डॉक्टर को फॉलो ही करने को तैयार नहीं है बिल्कुल, है ना, वो तो स्टेमिना भूल जाइए। डिसिप्लिन बहुत बेसिक चीज होता है। तो सबसे पहला डिसिप्लिन जो सीखना है इस तरह के कॉम्प्लेक्स में, कि जहां जरूरी है दवा, है ना, मोटापे में आमतौर की दवा की जरूरत पड़ती नहीं। डायबिटीज में शुरुआत में दवा लेने में कोई बुराई नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे कितने मरीज हैं जिनको हम इंसुलिन चालू करते हैं, डे वन में पहली बार आया, वो बोलते हैं सर वो तो डॉक्टर दवा से ही कंट्रोल कर दे रहे थे और आप तो सीधे इंसुलिन में आए। हम उनको बोलते हैं कि ये इंसुलिन से ही मैं आपका शुगर कंट्रोल करूंगा, और मैं ही इंसुलिन बंद कराऊंगा, और मैं ही आपकी डायबिटीज भी रिवर्स करने में हेल्प करूंगा, क्योंकि मुझे ये विज्ञान समझ में आता है। और ये कोई किताबों में पढ़ा हुआ नहीं है, ये मेरा हजारों लोगों पे, है ना, आप जैसे लोग जो एक एक साल जब ये करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 3 3 साल आज ये सब चीज करके बैठे हैं, जिस विषय पे अभी चर्चा चल रही है, और आप अगले 10 15 20 मिनट में इसको और गहराई से समझेंगे। और अगर इसको हम बार बार सुनेंगे तो आप इतनी गहराई से समझ सुन लेंगे, जो आज तक इतिहास में डायबिटीज में किसी ने इतनी डिटेल से बारीकी से सामान्य जन को नहीं बताया है। मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ। इसलिए इन विषयों को बार बार सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, और हम इस विषय पे फिर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन बहुत सारी बातें आ रही हैं, कई बातों में आपको हो सकता है कि मिस इंटरप्रिटेशन हो, कई बातें हो सकती है मैं बोलते समय गलत तरीके से बोल रहा हूँ, कई चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इसकी ताकत बहुत है, तो इसको समझने की कोशिश करिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि सबसे पहला स्टेप होता है कि अपनी जो है इमिज अर्जेंट जो क्राइसिस है उसको मैनेज करिए। इस केस में डायबिटीज में, बीपी में हमने दवा ली, हमने अपना चीज कंट्रोल में कर लिया। अब हमने मेटाबॉलिक स्टेमिना में काम करना चालू करना है। कैसे करना है? वही सिस्टम कि आप लो कैलोरी डाइट से अपने आप को ट्रेन करिए। क्या सिस्टम है? बहुत सिस्टम सिंपल है। जब तक हमारा बीएमआई 23 ना हो जाए, 23 ना पहुंच जाए, तब तक हम डेली अपना इसमें करते रहेंगे। डेली मतलब कि आप 20% का मार्जिन ले सकते हैं, है ना। 20% मतलब कि हमने महीने मतलब 10 दिन में 2 दिन हमने नहीं कर पाए, ठीक है, चलेगा। महीने में 6 दिन नहीं कर पाए, 2 3 महीने बाद हमने एक आध हफ्ते का ब्रेक ले लिया, इतना चलेगा। तो साल में हम हफ्ते हफ्ते की, 10 10 दिन की 2 3 छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, हम साल में 10 दिन में 1 2 दिन रिलैक्स हो सकते हैं, बट कम से कम 80% जो है, 75 to 80% हम अपने मेटाबॉलिक स्टेमिना पे नियमित काम करें, जब तक कि हमारा बीएमआई 23 ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर हमने वेट को नीचे की तरफ नहीं लेगा, और वो थ्रेशोल्ड होता है जनरली कि कम से कम 8 10% वेट लॉस कर लिया जाए, स्पेशली अगर 10% से ऊपर वेट लॉस कर लिया जाए जहां भी पॉसिबल है। तो मैं इसी के लिए बोलता हूँ कि एक बहुत ही मजेदार बात है कि जो मोटे डायबिटीज होते हैं उनका रिवर्सल बहुत इजी होता है, बिकॉज उनके पास असेट है ना। कई बार होता है ना, आपदा में अवसर खोजना। तो मोटे आदमी का डायबिटीज जो है उसकी आपदा में अवसर है कि भाई आपके पास वजन है, एनी कुछ आपका वैसे भी घट जाना है कल को, है ना। जब आपका शरीर बिगड़ेगा, डायबिटीज बिगड़ेगी, कल को ये शरीर खुद ही डैमेज कर देना है डायबिटीज को। आप इसको उपयोग में ला लीजिए। आप कैसे करते हैं कि जब तक हमारा होता है तो हम डेली कर रहे हैं। तो जब हम ये डेली इस रेजिम को फॉलो करते हैं कि सुबह हमने लिक्विड लिए, दोपहर में हमने फल फूल सब्जी प्रोटीन अंकुरित अनाज मोटा अनाज लिया, शाम को नॉर्मल खाना खाया, और ऐसा करते रहे, आपका प्रति माह 2 3 किलो घटता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ओबेसिटी को नहीं समझते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं ना कि सर हमारा तो वो पाउडर पी लिया और 5 किलो घट गया, वो पाउडर पी लिया 10 किलो घट गया, ये कर दिया वो कर दिया। देखो, मोटापे का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। वेट लॉस क्या है? वेट लॉस आज का वेट और अगले साल आज ही तारीख जो वेट है उसके बीच के गैप को वेट लॉस कहते हैं। बीच के वेट लॉस का कोई मतलब नहीं। ये कंसेप्ट दिमाग में डाल लीजिए।
आज आपका वेट अगर मान लीजिए 80 है, अगले साल रहा 75, तो 5 किलो हमारा वेट लॉस हुआ एक साल में। ये जो एक साल टिकने वाला वेट लॉस है, यही रियल वेट लॉस है। बाकी सबका कोई मतलब नहीं कि हमने बीच में 20 किलो घटा लिया, फिर 10 किलो घटा लिया, फिर 5 किलो बढ़ गया। इन सब कहानी का कोई अर्थ नहीं है। इन सब कहानी को हम ना तो सुनते हैं ना किसी को बोलते हैं। क्यों नहीं सुनते? आप एक स्प्रिंग को खींचिए, फिर छोड़ दिए, क्या होगा? वहीं पहुंच जाएगी। तो हमारी बॉडी में ग्रेलिन नाम के हार्मोन होता है, और ऐसे कई अन्य हार्मोन होते हैं जो हम जब वेट लॉस करते हैं, जब हम मेटाबॉलिक स्टेमिना में काम करते हैं, तो उसकी काउंटर मेमोरी मेंटेन करते हैं। मतलब जब हम वेट लॉस कर रहे हैं, वहां पे फाइल मेंटेन हो रही है कि भैया इतना वेट लॉस हो गया, इसको गेन करना है। आप वेट लॉस करेंगे 4 महीना में और गेन हो जाता है 2 महीना में। समझ रहे हैं? हमें वेट लॉस करने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा मेहनत लगती है, और वेट गेन करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। तो अगर आपके दिमाग में स्टेमिना बनाने का ख्याल आ रहा है कि डॉक्टर साहब ने बोला कि डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, ओबेसिटी रिवर्स हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो इसको शॉर्टकट मत समझिए। स्टेमिना में काम करने की जो न्यूनतम टाइम है वो है 1 साल। न्यूनतम बोल रहे हैं। आइडियल टाइम है 2 3 4 साल। है ना? आप बोले इतना समय नहीं है तो मत करिए। अगर आपने इतने इतने उत्साहित हैं कि हमें 20 30 40 साल में एक बीमारी हो जाए, और चूंकि आप 80 90 साल आज की डेट में जी रहे हैं, तो 30 40 साल तक आप इन्हीं चीजों में उलझे रहें और आपकी बीमारी आप पे डोमिनेट करे, तो वो आपकी चॉइस है। और डॉक्टर से आशा मत करिए, डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप जो रिपोर्ट लेके आएंगे उस पे ही वो आपको उत्तर देगा। आप शुगर बिगाड़ के आएंगे, डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर के पास दवा देने के लिए और अलावा क्या ऑप्शन है? तो आशा डॉक्टर को नहीं करनी है। डॉक्टर आपके लिए इमीडिएट कंट्रोल करते रहेंगे, लेकिन क्षमता का पूरा पूरा जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। क्षमता तो हमें ही विकसित करनी होगी। तो शॉर्टकट नहीं लेना है। शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमें स्प्रिंग को इतना खींचना है कि एक दिन वो अपनी वापस आने की क्षमता खो दे और स्ट्रेट हो जाए। जैसे हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो बार बार वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको एस्केप वेलोसिटी से फेंक दें तो वो वापस नहीं आता। तो ये जो होता है कि इतनी ताकत लगाओ और इतना निरंतर प्रयास करो कि वो स्टेमिना स्टोर हो जाए। तो हमें जब भी स्टेमिना पे काम करना है तो ये कुछ सालों तक होता है, न्यूनतम 1 साल होता है। ठीक। स्टेमिना का दूसरा भी इंपॉर्टेंट, कितना भी स्टेमिना क्यों ना हो, कुछ ही महीनों में अगर हमने बिल्कुल छोड़ दिया तो खत्म भी हो जाता है। आप कितना भी बड़ा एथलीट ले लीजिए, सचिन को ले लीजिए जो सालों तक खेले हैं, अगर वो खेलना बंद कर दें, एकदम बंद कर दें, तो उनकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए कमबैक करने में एथलीट्स को बहुत टाइम लगता है। तो ये हमें फिर समझना होगा कि क्षमता सिर्फ बनानी नहीं है, क्षमता को मेंटेन करना है। क्षमता बनाने में आपको बहुत मेहनत लगती है, क्षमता मेंटेन करने में सिर्फ 5 10% मेहनत लगती है। लेकिन इस 5 10% मेहनत को करते रहना है, तभी हमारा ये चीज जीवन भर चलेगा। तो मेटाबॉलिक स्टेमिना की हम बात कर रहे हैं कि 23 का बीएमआई अपना नंबर पता करिए। वेट, हाइट स्क्वायर डाल के आप कोई भी गूगल में डाल लीजिए कि बीएमआई कैलकुलेटर, वहां पे वेट डालिए, हाइट डालिए, देखिए हमारा बीएमआई कितना है। जो संख्या मिल रही है उसे 23 पहुंचाने के लिए कितना वेट होना चाहिए आपकी हाइट पे, आप नंबर ट्राई करिए। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इतने वेट पे हमारा बीएमआई 23 है। वहां तक हमें लो कैलोरी डाइट लेके सही तरीके से, अगर आपको कंफ्यूजन है तो किसी अच्छे डाइटिशियन से, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके आप जो है राय लीजिए। और जिस दिन हमारा 23 बीएमआई हो गया, यहाँ पे असली मैजिक है। उस दिन के बाद क्या करें? अब देखिए, आपको वेट मेंटेन रखना है और मेटाबॉलिज्म की कसरत करवाते रहनी है। मेटाबॉलिज्म की कसरत कराने के लिए हमें क्या करना होगा? हफ्ते में 1 से 2 दिन यही चीज जीवन भर करनी होगी। 5 दिन में बॉडी अपना बॉडी मेंटेन करती रहेगी वेट, और 2 दिन हमने उसकी कसरत करा दी मेटाबॉलिज्म की, तो एक दिन कम से कम कंपलसरी, और एक दिन अगर हमारे में सामर्थ्य है, समय है, तो उसको जरूर करें। ये सिंपल रिजिम अगर कोई भी टाइप 2 डायबिटीज है ना अपने जीवन में उतार ले, तो आपको क्या मिलेगा? आप कल्पना नहीं कर सकते कि 1 से 2 साल में क्या क्या मिल जाए। अकल्पनीय। जादू। मतलब आप में से अनेकों ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने साथ 1 2 साल ये काम किया, तो इतना बेनिफिट मिल गया कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब चीजें ठीक होती हैं, जब हमारा मेटाबॉलिक स्टेमिना ठीक होता है, तो एक चीज ठीक नहीं होती है। आपका बीपी ठीक होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है, आपका यूरिक एसिड ठीक होता है, आपका
मोटापा ठीक होता है, आपकी शुगर ठीक होती है, आपका डिप्रेशन ठीक होता है, आपके जॉइंट पेन ठीक होते हैं, आपके बैक पेन ठीक होता है ना, आपका हेडेक ठीक हो जाता है। मतलब आपकी इतनी सारी बीमारियों के पैकेज ठीक होते हैं, और हर बीमारी के पीछे जुड़ी हुई फैटी लिवर, ये वो, उनकी दवाइयाँ सब कम होती हैं। लेकिन फिर से वही बात कि आशा नहीं करनी है, काम करना है, नियम से करना है, रेगुलर करना है ना। और बीच में मिले हुए गोल से भटकना नहीं है। क्या होता है कि जब हम शुरू शुरू में ये सब करते हैं 2-3 महीने, तो हम देखते हैं शुगर बढ़िया हो गई, है ना, ये बढ़िया हो गया, बढ़िया वेट लॉस हो गया, चलो रिलैक्स कर लें, है ना। ये जो खरगोश वाला जो होता है ना, कि शुरू में बहुत जोश लगाते हैं, यार डॉक्टर साहब ने बोला 800-900 कैलोरी लो, हमने तो 500 कैलोरी ली। यही सब गड़बड़ है। देखिए, अगर मैराथन दौड़ना है तो एक निश्चित स्पीड होती है, इससे तेज नहीं दौड़ना, इससे धीमे नहीं दौड़ना, ये मेंटेन करते हुए दौड़िए, और कैपेसिटी ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होनी है। इसलिए डिसिप्लिन का ध्यान रखिए, जोश में नहीं करना है, चीजें ऑटोमेटिक होगी, कोई अपेक्षा नहीं करनी। जैसे पेड़, बीज से पेड़ बनने में सालों तक आपको क्या दिखता है, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ दिखती है। एक दिन आता है जब आपको पत्ती दिखती है, अच्छा एक नया चीज मिली। फिर आगे क्या होता है, एक दिन फूल मिलता है, फिर फल मिलता है, फिर अनेकों फूल अनेकों फल मिलते हैं, है ना। तो ऐसे करके बॉडी जो है आपके साथ मैजिक देना चालू करती है। तो ये बहुत बहुत बेसिक सी चीज जो हमने पिछले लगभग 1 घंटे से डिस्कस करी, और मैंने आज बेसिकली इसलिए डिस्कस किया कि ये एक ऐसा अनुभव है जो पिछले 3 सालों में मैंने सीखा, और आप जैसे लोगों की मदद से ही सीखा, और आप लोगों ने मुझे सिखाया कि ये पॉसिबल है। क्योंकि फाइनली मैंने जो बताया, और आज भी जो लोग सुनेंगे, जब इसको अपने लाइफ में अपनाएंगे और उनको रिजल्ट मिलेंगे, तो वही मुझे बताएंगे कि इसका कितना बेनिफिट होता है, और उनके रिजल्ट ही हमें आ, ये क्षमता देते हैं कि इसको हम आप सबके साथ शेयर करें। तो अपने शरीर पे काम करना चालू करिए। और जो 3 स्टेमिना की बात करी, फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल स्टेमिना क्या होता है कि हमारी एनर्जी बढ़ गई है, तो हम कोशिश करें कि शुरुआत में हफ्ते में 1 दिन से एक्सरसाइज करना चालू करें। 1 दिन एक्सरसाइज बहुत बड़ी चीज है। 1 दिन एक्सरसाइज करें, सिर्फ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो हो जाए उतना करते रहें। धीरे धीरे उसको डेली, उसको 2 दिन में करें, 3 दिन हफ्ते, 4 दिन हफ्ते, करते करते सप्ताह में कम से कम 5 दिन आधे घंटे की अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आपका काम हो जाता है। तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए, 5 दिन हमारा व्यायाम होना चाहिए, और 2 दिन हमारा मेटाबॉलिक स्टेमिना के लिए परहेज होना चाहिए। और व्रत उपवास ही एकमात्र तरीका है लंबा जीने का, और ये आज से नहीं, सदियों से है, और हर जगह लिखा है। इसीलिए साप्ताहिक व्रत बने हुए हैं, इसको समझिए। सो ये 5 दिन की हमने जो है फिजिकल स्टेमिना पे काम किया, 2 दिन का क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक स्टेमिना पे काम कर लिया। तीसरा जो स्टेमिना होता है, जो आजकल बहुत है, वो है साइकोलॉजिकल स्टेमिना। साइकोलॉजिकल स्टेमिना क्या होता है, आपके गाली सुनने की क्षमता। आपको आपको जब हम नेगेटिव एकदम सिचुएशन में डाल देंगे, जैसे मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, हो सकता है कि एकदम इसका काउंटर कोई आ जाए, और लोग कहते हैं ना, ट्रोल कर दें, कुछ कर दें, ये कर दें, और मैं एकदम प्रेशर में आ जाऊं। आपको ये समझना होगा कि एक लिमिट के ऊपर जब आप जाएंगे, है ना, बड़े लेवल पे जाएंगे, तो बहुत बुरा भी हो सकता है ना। जैसे कोई आदमी मान लीजिए मुख्यमंत्री है, तो प्रदेश में तो कुछ भी हो सकता है, कितनी बड़ी भी घटना हो सकती है, और विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है। या बड़े अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मंत्रालय है, रेलवे के अफसर हैं, कुछ भी बड़ी घटना हो सकती है, आपकी गलती हो सकती है, ना भी हो। तो फिर आपका आपको प्रेशर बढ़ेगा। तो जब स्ट्रेस आएगा, जैसे हमने जब आपको ग्लूकोज पिलाई, सब बढ़िया था, ग्लूकोज पिलाई, देखा कि शुगर बढ़ गया, बोल दिया डायबिटीज हो गई, क्यों? ग्लूकोज ने हमें एक्सपोज कर दिया। वैसे ही स्ट्रेस में जब आदमी सर पकड़ लेता है, फोन करता है, सर ट्रांसफर करा दीजिए, चुनाव ड्यूटी लग गई, परेशान हो गए हैं। ये तय करता है कि हमारा साइकोलॉजिकल जो स्टेमिना है वो वीक है। इसलिए साइकोलॉजिकल स्टेमिना पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम जिम्मेदारी अपनी बढ़ाते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं, तो सामने वाला हमें दबाने की कोशिश करे, प्रेशर में डालने का कोशिश करे, किसी भी तरह कारण, उस सिचुएशन में मेंटली स्थिर कैसे रहना है, इसकी प्रैक्टिस। और इसकी प्रैक्टिस को पतंजलि जी ने बहुत आसान बनाया है, कुछ नहीं करना है। सांसों पे ध्यान लगाना सीखे, जिसे हम कहते हैं प्राणायाम, है ना। चुपचाप 15-20 मिनट रोज बैठिए, सांस पे ध्यान लगाइए,
धीमी धीमी सांस लीजिए, 15-20 मिनट तक उस पर फोकस करिए, और ये लंबे समय तक करना है, सालों तक। फिर लोग बोलते हैं सर आज किया कुछ पता नहीं चला। ऐसे नहीं पता चलता है। ये वही बीज से पेड़ की लड़ाई है, स्टेमिना की लड़ाई है, कि एक दिन दौड़ने से आप मैराथन नहीं दौड़ लोगे, है ना। तो सारे लोगों को क्या परिणाम तुरंत चाहिए होते हैं। सिंपल सा प्राणायाम जो हम 20 मिनट 25 मिनट रोज करते हैं, अपनी चॉइस से कोई भी एक दो प्राणायाम ले लें। प्राणायाम से क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे जो भ्रष्ट तंत्र है उसका नाम है मन। मन जब जो हमारा है ना, तो मन के लिए क्या करें। मन को एक ही चीज बांध पाई है, वो है श्वास। सांस से मन को बांधा जा सकता है, ये मैजिकल इंफॉर्मेशन हमारे योगाचार्यों ने, ऋषियों ने दिया है। जब हम एक विचार को, सांस को धारण कर लेते हैं, कोई मंत्र और श्वास, इनको मिला के हम मन को बांध देते हैं, और वहीं से फिर हम ध्यान की तरफ और समाधि की तरफ जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल अगर स्टेमिना बनाना है तो आप मोटिवेट मत होइए। मैंने अपने फेसबुक में एक टर्म कई सालों पहले जब मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने लिखा मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना, मोटिवेट कर देते हो। आज मैं जो है उसको मॉडिफाई करूंगा, एंटी मोटिवेशनल स्पीकर। भाई क्यों मोटिवेट करना है, जिसको मोटिवेट करना पड़ रहा है वो आदमी का स्टेमिना स्टेमिना नहीं है, अंदर से कुछ निकल नहीं रहा है। समझे। जैसे कि बच्चे को खेलने के लिए नहीं मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, स्वाभाविक होना चाहिए ना। बड़े को मोटिवेट, जिसको मोटिवेट करना पड़ रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर उस चीज की कैपेसिटी नहीं है, उस चीज का स्वाभाविक सिस्टम नहीं बना है, उस चीज का स्टेमिना नहीं है। तो जिसको आप मोटिवेट करो तो कितने दिन करोगे आप मोटिवेट। तो मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है। और ट्रेन करने के बाद उसके अंदर वो चीज का स्टेमिना पैदा करना होता है। इसलिए आप देखते हो कि जो मोटिवेशन स्पीकर मोटिवेशन दे देते हैं, लोग उत्साहित हो जाते हैं और उनका 2 दिन में मोटिवेशन उतर जाता है और वो गायब हो जाते हैं। तो मैंने भी बताया कि क्यों क्यों परेशान होती, क्योंकि आपका क्या चीज आपको बिगाड़ रहा है, आपका मन, है ना। मन भाग रहा है। आज आपने हमें सुना, आपको बड़ा अच्छा लगा, बोला ये तो सही चीज है, इसको कर लेना चाहिए। 4 दिन बाद आपका मन आपको कंफ्यूज कर देगा। फिर आपने जो चोर है उसको ही पुलिस बना दिया है। हमारे सारे स्टेमिना के फेल होने का जो कारण है वो हमारा मन है, जो आपको बोल रहा है बेटा प्राणायाम मत करो, जो बोल रहा है बेटा सो जाओ, आधे घंटे टहलने की जरूरत नहीं है। बोले अरे भूखे मर जाएंगे, डॉक्टर तो बोले खाने मत खाओ, ये क्या सोल्यूशन है। ठीक है, ये मन हमारा हमें भ्रमित कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2-4 दिन बाद छोड़ देते हैं। हमने मन को ही पुलिस बना दिया है। हमें क्या करना चाहिए, कोई भी सिस्टम जो है मन पे आधारित नहीं होता है, वहां पे एक अलग स्वतंत्र सिस्टम को, जिसका काम हो, जैसे एबीसीडी हमें आती है, पर क्या हम अपने बच्चों को एबीसीडी स्वयं पढ़ाते हैं कि स्कूल भेज देते हैं। क्योंकि स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल का काम है कि बच्चे को पढ़ाए। अगर स्वयं से पढ़ने से लोग सीख लेते, तो विद्यालय और कॉलेज की जगह लाइब्रेरी बन रही होती ना, कि लोग जाके लाइब्रेरी में पढ़ लेते। लेकिन लाइब्रेरी कब काम आती है, जब हमारे स्वभाव में विद्या अध्ययन आ जाता है, तो स्कूल नहीं जाते हैं। जैसे आज की डेट में मैं स्कूल कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा, बिकॉज पढ़ना मेरे स्वभाव में है ना। तो आप जब सीख जाते हैं, जब वो आपके स्वभाव में आ जाता है, तब आप अपने आप कर सकते हैं। शुरू में अगर हमें स्टेमिना पे काम करना है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, इन सब तरह के स्टेमिना पे काम करने के लिए हमें किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ता है, जो प्रोसेस तय करता है उसको फॉलो करता है। वो कोई भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई, आपकी वाइफ, आपके पिताजी, आपके पड़ोसी, कोई भी आदमी हो सकता है। लेकिन हमने तय कर लिया कि भाई ये हमारा भोजन का तरीका है, ये एक्सरसाइज का तरीका है। और ये दूसरा है, रिस्क लेके नहीं काम करना है। हमने कह दिया, आपकी सिचुएशन हो सकता है एकदम अलग हो, तो आंख मूंद के काम नहीं करना है। मैं ये कहता हूं कि देखिए, कोई विश्वास मत करिए, मैंने कहा उसको भी छोड़ दीजिए। आपको अगर डाउट आ रहा है, बेटर है कि हम जाके डिस्कस कर लें, समझ लें उस चीज को, जो जानकार है ना। जब तक हम समझते नहीं है तो चीजों को आंख भी नहीं मूंदना है। तो सिस्टमेटिक तरीके से सही निर्देशन में काम चालू करिए। और मैं आप सबको जो है धन्यवाद देता हूं कि लगभग 1 घंटे से आप जुड़े हैं। और हम अब कुछ प्रश्न हैं, अ, आप लोग अगर चाहें तो और भी पूछ सकते हैं। लगभग 15-20 मिनट में मैं चाहूंगा कि उनका उत्तर भी दे दूं। तो अ, ज्यादातर लोग थैंक्स बोल रहे हैं, बहुत धन्यवाद।
चोट के दाग कैसे हटा सकते हैं, ये इस विषय से अलग विषय है, तो इसको हम लोग कभी अलग देख लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि जो विषय हमने डिस्कस किया इससे जुड़े हुए सवालों को लें। बैरेट्रिक स्लीव में होती है रिवर्स बट वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो कृष्णा मोहन जी बोल रहे हैं कि बैरेट्रिक सर्जरी में डायबिटीज रिवर्स होती है। तो बहुत तरह की बैरेट्रिक सर्जरी है हमारे आंतों को। देखिए मैंने आपको क्या सिद्धांत बताया, फिर समझिएगा, है ना, सारा खेल यहीं पे है। अगर आपके कैलोरी इनटेक को हम 1000 900 इस तरह का नंबर पे ला दें, यहाँ पे अगर आप कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी अपना मेटाबॉलिक स्टेमिना सुधारने लगती है, वो एनर्जी पैदा करने लगती है। उसके कई तरीके हैं। एक तो मैंने बताया कि आप अपने आप डाइट में कट करें, ये सबसे सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि भाई तुम खाना उतना ही रखो, लेकिन तुम 1000 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कर लो, जिसे हम कहते हैं कि हमने ज्यादा बर्न कर लिया। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमने खाना उतना ही खाया, 1 घंटे साइकिल चलाते हैं, 1.5 घंटे, और हमने 1000 किलो बर्न कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ आती है इसमें? कॉस्ट ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगता है, और ये मेंटेन नहीं होती आसानी से, क्योंकि इसमें इंजुरीज होती हैं, है ना। आपका बीच बीच में कहीं जो है डिसकंटिन्यूएशन कहीं ज्यादा रहता है, और इसमें समय बहुत चाहिए, है ना। क्योंकि हम जब एक्सरसाइज 1 2 घंटे करेंगे तो हमें 1 आध 2 घंटे अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज हमें बार बार जो है कोई ना कोई तरीके से इंजरी वगैरह होंगी। तो ये जिन लोगों के पास समय है कि भाई उनके पास 5 6 घंटे हैं, तो वो एक्सरसाइज को भी जोड़ सकते हैं इसी लॉजिक को मॉडिफाई करके, कि कुल मिला के 1000 कैलोरी करनी है। मैं फिर से ये कहता हूँ, डाइट वाली अप्रोच इज मच बेटर, बिकॉज बहुत सिंपल है। आप डाइट से चालू करिए, दूसरे तीसरे महीने से एक्सरसाइज पे भी करने लगिए काम, और धीरे धीरे आपकी दोनों कैपेसिटी बिल्ड हो जाएंगी, सही ऑर्डर में हो जाएंगी। तो तीसरा है कि बैरेट्रिक सर्जरी क्या करती है। बैरेट्रिक सर्जरी हमारा स्टमक को छोटा कर दिया, या वहां एक बलून डाल दिया, हम खा ही नहीं पा रहे हैं। तो हम फाइनली अचीव वही कर रहे हैं कि हमें 2+2 जो है यहाँ पे आपको माइनस में करना था, 2 ही अचीव करना था, तो हमने हमें गैप करना था कैलोरी में। तो हमने क्या किया, आपका पेट ही छोटा कर दिया, या हमने आंतों को जो है इतना काटा या ऐसे जोड़ दिया कि वो खाना पचा नहीं पा रहा है, या हमने कोई ऐसी गोली दे दी जो खाने के एब्जॉर्प्शन को रोक रही है, या हमने कोई ऐसी गोली दे दी जो आपके ब्रेन में वो स्टिमुलस डाल देती है जहाँ पे भूख कम लगती है ना। आ, तो वेट लॉस होता है। और आप मानेंगे नहीं, पिछले 2 3 सालों में जो डेवलपमेंट हुई है मेडिकल साइंस में, है ना, दुनिया में देखिए ऐसे हजारों केमिकल हैं जो वेट लॉस करा सकते हैं। लेकिन चूंकि शरीर लोगों को समझ में नहीं आता, आम लोग की गलती नहीं, बिकॉज शरीर बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। इसको बनाने वाला पूरी दुनिया का मालिक है ना। इस शरीर को जो बना रहा है वो पूरी दुनिया बना के बैठा है, मतलब समझ रहे हैं? हमारे हम देखते हैं कि अंबानी इतना बड़ा है, अडानी इतना बड़ा है, इस कंपनी का मालिक है, उस कंपनी का मालिक है। हम भगवान की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया का मालिक है, उसका बनाया हुआ सिस्टम। इसका सेलुलर लेवल पे इतना है कि समझ के बाहर है। डॉक्टर भी की क्या है, बेसिकली हम लोग बेसिक मैकेनिक है ना, हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है, लेकिन वो बहुत छोटा है। तो ये जो शरीर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। मोटापे से लड़ना इतना कठिन है कि अब जो दवाइयां आती हैं, है ना, जो दवा 10 किलो घटाने की क्षमता रखती है, 10% घटाने की क्षमता रखती है, उसकी प्रति माह कॉस्ट 10,000 रुपए रहती है। जो 20 किलो वाली दवाइयां हैं वो उसकी कॉस्ट उससे भी ज्यादा रहेगी। और फिर दवा जीवन भर लेनी है, आजीवन इतनी महंगी दवा लेते लेते आप परेशान हो जाएंगे, फिर भी स्टेमिना नहीं बनेगा। बस समझिए, है ना। तो दवाइयों से अति आशा छोड़ दिए। दवाइयां आपके शॉर्ट टर्म में काम आ सकती हैं, किसी के पास बहुत सामर्थ्य है वो शॉर्ट टर्म में ले ले, वो उसका चॉइस है। लेकिन ये हम अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाए। लाइफ का पार्ट यही है कि देखो जो सही है ना, फिजिकल स्टेमिना, मेटाबॉलिक स्टेमिना पे काम करना, साइकोलॉजिकल में करना, क्या करना है। जब तक वेट बढ़ गया है, वेट क्यों बढ़ गया, हमारे खाने कारण नहीं बना। एक पॉइंट पे आके जो पहले 20 साल में कैपेसिटी खत्म होती थी यंग एज में, वो आज बच्चों में 10 साल की होती है। आज मैं हर 2 4 दिन में यंग बच्चे को देखता हूँ जो ओबीज हो गया है, 12 साल, 13 साल, 14 साल। हर महीने 5 7 मरीज आते हैं जिनको 20 साल में डायबिटीज हो गया है। 20 से 30 वाले तो भर भर के आते हैं, 30 साल के बाद वाले तो भयंकर हैं, सबसे ज्यादा कॉमन ग्रुप है। तो ये बैरेट्रिक सर्जरी जितने भी चीजें हैं ये ठीक है, अपनी जगह सबका रोल है। जहाँ कुछ काम ना करे, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है, लेकिन ये स्थिति तो ना आए, है ना। अब दवाइयां हैं जो बहुत सारी बैरेट्रिक सर्जरी को रिप्लेस करने वाली हैं, बट सब ये कॉस्टली हैं और रियल कोर पे नहीं काम कर रहे हैं। तो ये था बैरेट्रिक सर्जरी में। कोई पूछ रहे हैं क्या आप मैक्स लखनऊ में हैं? जी, मैं इंडोक्राइन में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। और
उसके बाद कई डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र। और ग्रीन जोन में जो वेजिटेबल लेनी है वो पका कर लेनी है या रॉ, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। देखिए, शुद्ध वेजिटेबल बड़ा मुश्किल है। तो इन जनरल अगर आपको डाउट है तो थोड़ा सा कहते हैं पानी में डुबो के नमक वगैरह डाल के उसको क्लीन कर लेना या थोड़ा सा उबाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उबालने से पचना आसान हो जाता है, इसलिए बॉयल कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इनफैक्ट बॉयल करने में चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं, थोड़ा सा वाइटामिन लॉस होते हैं, लेकिन वो आप चूंकि रोज खा रहे हो, अच्छे अमाउंट में खा रहे हो, है ना, वो आपके लिए बहुत दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब हम लो कैलोरी डाइट पे लेते हैं तो इन जनरल हमें विटामिन डी और B12 जैसे विटामिन को रिप्लेस करना चाहिए। तो तीन कैटेगरी में आपको हो सकता है कि सप्लीमेंट की सहायता लेनी पड़े। नहीं तो अगर अंधाधुंध नहीं करना है, जैसे किसी के शरीर में आयरन की कमी है तो आप जाकर डाइटिंग करने गए, लो कैलोरी ले रहे हैं और बाल गिर गए, तो ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है। कई बार हमारे शरीर की आवश्यकताएं कुछ विशेष हो सकती हैं, उसको समझिए, है ना। तो कोई विशेष कमी है, कोई पर्टिकुलर आयन की दिक्कत है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कोई भी बात को एकदम जनरल मत लीजिए, है ना। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, उसकी रिपोर्ट में किया, एक्सरसाइज और डाइट से कंट्रोल हो सकता है क्या? अगेन ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, लेकिन डाइट एक्सरसाइज से डेफिनेटली इसमें बहुत सुधार आएगा। लेकिन मैंने क्या आपको तरीका बताया कि अपने डॉक्टर के पास जाइए। कोलेस्ट्रॉल किस कारण से बढ़ा है, क्या कोई उसका कहते हैं सेकेंडरी कॉज है, कोई अन्य कारण है, जैसे थायराइड की बीमारी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डायबिटीज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कई जेनेटिक चीजें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है? एलडीएल क्या 190 के ऊपर हो गया है, ट्राइग्लिसराइड क्या 500 के ऊपर है ना। तो हम कह रहे हैं हमें बुखार में व्यायाम नहीं सोचना है, पहले अपने कोलेस्ट्रॉल को समझना है कि भाई कोलेस्ट्रॉल हमारा कितना बढ़ा है और दवाई कितनी जरूरी है। उन चीजों को पहले समझें और दवाई चालू करा लें। एक बार हमारा दवाई से कंट्रोल हो गया या दवाई किस कारण से पता चल गया, उसके बाद हम शरीर पे काम करना चालू कर लें। स्टेमिना तो आएगा हमारा 6 महीने साल भर में ना। जो कुआं हमने अभी खोदा नहीं, उससे पानी निकला नहीं, पानी निकलेगा भी नहीं वो भी हमें नहीं पता, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी नहीं पता, उस पे हमने आशा लगा ली कि हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करेगा, तो आशा नहीं करना है। सबसे पहले दवा लेके कंट्रोल करिए। दवा जरूरत है नहीं जरूरत है वो डॉक्टर का काम है, हमारा विषय नहीं। डॉक्टर बनने की इच्छा का एकदम त्याग कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टर बनने की कोई आयु नहीं है। अगर इच्छा वाकई है तो फिर परीक्षा देके सही तरीके से करिए। डॉक्टरी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम लोग फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जाते थे, ऐसा लगता था कि सब समझ में आ गई, है ना। एमबीबीएस के आखिरी में ऐसा लगता था कि काफी कुछ समझ में आ गया, तो आज तो पूरा हेड टू टो सब समझने लगे हैं। सर्जरी भी समझ में आ गई, गायनी भी समझ में आ गई, पीडियाट्रिक्स भी समझ में आ गई, है ना, फार्मा भी आ गई, पैथो भी आ गई। लेकिन बाद में फिर मेडिसिन विभाग में गए, मेडिसिन 3 साल पढ़ी, बाद में बोले यार मेडिसिन ही अपने आप में अथाह है, इसको ही संभाल लें। आगे चल के जब मालूम पड़ा कि उसका एक इंडोक्राइन विषय गए, तो आज ये स्थिति है कि इंडोक्राइन संभाली नहीं संभलती। तो ये सब अथाह सागर है, इतनी गहराई है कि आप गहरे जाते जाएंगे। अकेले डायबिटीज पे एक डॉक्टर अपना पूरा जीवन लगा दे तो भी समझना उसके लिए मुश्किल है, इतनी चीजें हैं, है ना। तो आपको किसी भी विषय पे डॉक्टर के एक्सपीरियंस को नहीं मैच करना है, डॉक्टर से पूछना है। सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं हो रही, किसी भी विषय की। यार दुनिया बहुत बड़ी है। अब मेरे को पंखे में दिक्कत है तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, जो पंखे का विषय को जानकार है उससे पूछ लूंगा। खेती में फार्मर जानकार है जो उस विषय में नियमित काम करता है, उससे राय लेनी है। राय लेने के बाद जो मैं बता रहा हूँ कि अपने स्टेमिना पे काम करिए। और तो ये कुछ जनरल चीजें थी। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो भी कोशिश की आप लोग को उत्तर देने के, कई क्वेश्चन शायद रह गए होंगे मुझे स्क्रीन पर दिख भी नहीं रहे, तो उसको फिर हम किसी अ, अगली चर्चा पे करेंगे। और अगर आप लोग को ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसको हम लोग हर सप्ताह विभिन्न विषयों पे कर सकते हैं। और इसके विषय में आप लोग राय दीजिएगा और अपने कमेंट्स के माध्यम से चर्चा करिएगा। और इस विषय को अपने मित्रों को फॉरवर्ड जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि मुझे भी समझ में आए कि कितने लोगों को इससे लाभ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अपना एक विषय अपने विषय में थोड़ा सा परिचय दे दूं, जो लोग नहीं जानते। मैं डॉक्टर अजय शुक्ला हूं और मैं लखनऊ में गोमती नगर में रहता हूँ, है ना। यहाँ पे ही मेरा क्लिनिक है, यहाँ पे ही मैं मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। और मैं एमबीबीएस एमडी
और डीएम एंड्रोक्रोलॉजी हूँ संजय गांधी पीजीआई से। और कभी भी किसी भी विषय पे आप निसंकोच मुझसे मिल सकते हैं। तो धन्यवाद।